जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। कोई क्वेश्चन? जी मतलब यही बात है ना, अगर आपने इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे की है तो सब्सीक्वेंटली उसको, हाँ कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है तो फिर सब्सीक्वेंटली उस पर रीवैल्यूएशन मॉडल लगेगा। और अगर इनिशियल कॉस्ट पर नहीं है, अदर देन कॉस्ट है, नहीं नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट बन गई ना, ये मेरे लिए कॉस्ट है। ये मुझे IAS 20 ने ऑप्शन दिया था कि आप कॉस्ट क्या है, मुझे ये इंटेंजिबल कितने में पड़ा, तो 2 में ही पड़ा है। कॉस्ट मुझे कितना किया इसने, 2। मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूं या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, ये बात इस तरह से है। कॉस्ट तो यही बनती है एक तरह से देखा जाए तो, मैंने तो 2 रुपये ही दिए थे ना, ठीक है। चलो यार, अभी वो सवाल भी रहता है और IAS 41 भी शुरू करना है, तस्वीर खींचनी है एलो पे। चलो अब जल्दी से कोई 10-15 मिनट लगा के ना सवाल करते हैं। मुझे आधा घंटा चाहिए IAS 41 के लिए आज कम से कम, तो जुमा है तो 10-15-20 मिनट जितनी देर में सवाल होता है, 15 मिनट में जितना हो गया ठीक है, बाकी रहने देंगे, कल कर लेंगे। IAS 41 शुरू करना है फिर, ठीक है। कौन सा सवाल था? 10वां? चल ओ भाई चल ये अच्छा जी, थोड़ा बहुत IAS 23 को अगर हम याद करें तो IAS 23 ये कहा करता था कि अगर क्वालिफाइंग एसिड है, यानी एसिड बनने में अच्छा खासा अरसा ले, जो एसिड बनने में अच्छा खासा अरसा ले, डिस्कस ही करता हूँ फिर नोट्स आप बना ही लें। क्वालिफाइंग एसिड वो है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। अगर आपने ऐसा कोई एसिड बनाना शुरू किया हुआ है और उसको बनाने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया है, तो उस लोन के इंटरेस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है एसिड की कॉस्ट, ठीक है। क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होता है, कैपिटलाइज होता है, ठीक है। अब तफसील में नहीं जा रहा, वो आपको पता है। अगली बात थोड़ी सी रिवाइज कराना ये चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैपिटलाइज होता है, इसमें लोन कौन कौन सी तरह के होते थे? 2 तरह के लोन थे जी, एक स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। स्पेसिफिक लोन के लिए तो हम कमेंसमेंट सिजेशन पता नहीं क्या कुछ करते थे, डेट्स निकालते थे, और स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होता था तो हमारा असूल होता था लोन की जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर हम लगाते थे इंटरेस्ट रेट, और फिर अगली बात आपको पता ही है, वो कमेंसमेंट सिचुएशन डेट तक का अरसा हम ले लेते थे, मैं वो नहीं लिख रहा फिलहाल, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ फ़र्क बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई जनरल लोन हुआ करता था तो फिर लोन की अमाउंट से हमें कोई सरोकार नहीं हुआ करता था। अगर जनरल लोन होता था तो लोन की अमाउंट से हमें कोई सरोकार नहीं रखते थे हम, बल्कि हम क्या कहते थे जी, पेमेंट की अमाउंट उठाओ, यानी एक्सपेंडिचर उठाओ और उस पर इंटरेस्ट रेट लगाओ। जाहिर सी बात है वो जनरल लोन का इंटरेस्ट रेट होता था, और अगर जनरल लोन एक से ज़्यादा हो जाते थे तो वो एवरेज आउट कर लेते थे, ठीक है। ये सारी बातें इस लेवल तक याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना से याद रखना है जो 23 के अंदर पढ़ा था कि इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड हो सकता है। वो किस अरसे से किस अरसे तक का होगा ये यहाँ पे अब टेस्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या करता है, वो ये बता देता है कि इतना इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होने वाला है। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट होता था, ये भी सिर्फ स्पेसिफिक लोन में होता था कि जितना अरसा कैपिटलाइजेशन जारी है, अगर सरप्लस फंड इन्वेस्ट होकर इनकम आ रही है तो उतने अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस करने की इजाज़त है। अब ये भी आपको कैलकुलेट ऐसे नहीं करवाता नॉर्मली, यहाँ पर इतना ही टेस्ट करता है कि वो भी गिवन कर देता है, ठीक है। बट पढ़ा हुआ है तभी ये बात पता लग रही है ना आपको। अब आप तो 10-12 दिन लगा के FR 1 में पढ़ते हैं, यहाँ पे तो नहीं लग सकते वो, ठीक है।
तो लोन आउटस्टैंडिंग पे नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंस पे आपका क्या लगता है जी, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट से आपने जिस दिन काम कंप्लीट हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होता है। ठीक है, आउट करी जा रहे हैं। अच्छा जी, अब फॉर्मेट ये होता था, हम ये कहते होते थे कि जी जो आपका क्वालिफाइंग एसेट है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास, मैं एक प्लांट बना रहा था, इंस्टॉलेशन पे 3-4 महीने लग गए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट के अंदर आपकी प्लांट की परचेज प्राइस होती थी, मिसाल के तौर पे 100 रुपया परचेज प्राइस है। ठीक है जी, उसके बाद आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होती थी। अच्छा, परचेज प्राइस में आपने नॉन फंडेबल टैक्सेस ऐड करने होते हैं, आपने इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करनी होती है, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स माइनस करने होते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में भी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो एसेट को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन में लाने तक के लिए ज़रूरी होती थी वो आप यहाँ ऐड करते थे। ठीक है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो हैं वो IS 16 ने जो बताई थी, लेट्स से 25 रुपये की, वो हैं, वो भी ऐड कर दी। और IS 23 ने कहा था अगर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है तो उसको कैपिटलाइज कैसे करना है, उसको एसिडी कॉस्ट में, लेट से मैं कहता हूँ जी 12 रुपये का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना था, तो ये आपकी कॉस्ट बन जाया करती थी कितनी जी, कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी, 100। अब इस 137 को आपने अमोर्टाइज करना, डेप्रीशिएट करना है प्लांट की यूजफुल लाइफ। ये मैंने ज़रा से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया जी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई ना यार, वही कंस्ट्रक्शन वाली कॉस्ट। ठीक है, मतलब हर वो खर्चा जो उसको ज़रूरी था, ये मैंने जस्ट आपको बताया कि ये करते थे आप, वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कंसल्टेंसी पेड फॉर इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन कॉस्ट, ये सब क्या है उसकी कॉस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, अच्छा, वैसे ही मैंने ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करवाया। अब आ जाओ अपने सवाल पे। काबिल लिमिटेड is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2019। कौन सा सवाल है ये, 10 है ना, हैं बोलें, ये क्या चीज़ ओपन हो गई है, मैं भी कहूँ अदब जुद्दा ही काम चल रहा है। मैंने कहा ज़रा सोल्यूशन खोल लेते हैं ना, इधर डिस्कस किया, एंट्री की, और वहाँ पे फिगर दिखा दिया करूँगा फिर। जे मैंने लब गया सवाल आज दे दिन से, मैं फिर सवाल पे आ गया। आप वैसे सोल्यूशन ना ओपन करिएगा प्लीज़। वैसे कितने बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया था, ऊंचा हाथ खड़ा करें, बाकी को क्या इरादा है, तेरे लेक्चर नहीं पूरे होने, हो गए हैं। अच्छा जी, इधर देखें जी, काबिल इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू QL's इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 18 आर एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट थी इंटेंजिबल का नोट बनाओ ऑन 31 दिसंबर 19। तो ये हमारे पास क्या गिवन है जी, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, ओपनिंग अक्यूमुलेशन या इम्पेयरमेंट है तो वो गिवन है, और यूजफुल लाइफ भी गिवन। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास ओपनिंग में आ रही थी, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन और दूसरा ERP। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज कैपिटलाइज इन 18। ये तो पिछला साल है, ऐसे ही है ना, प्रीवियस ईयर। और बोलो, कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट वाज कैपिटलाइज इन 18, मतलब इंटेंजिबल होगा तो इंटेंजिबल बनाया होगा ना। द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। QL हैज एस्टिमेटेड फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द। हाँ जी, क्या लगता है ये क्या मामला चल रहा है, कहता है जी पिछले साल हमने एक इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया था और QL ने इस दफ़ा अंदाज़ा लगाया कि कंपटीशन है जी,
कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए कैश फ्लोज ये हैं। तो मतलब इसका हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालनी चाहिए, इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजार लेंगे, ठीक है। तो ये नेट कैश इनफ्लोज हैं, ये नेट में कैश इनफ्लोज बता दिया उसने, ठीक है। इनको हमें उठाकर लेके आना है। ये 2020, 21, 22, 23, 24 एंड आगे कुछ भी नहीं है। अब हम खड़े हैं 31 दिसंबर 19 पे। तो ये 31 दिसंबर 20 से 1 साल पीछे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के ये कैश फ्लोज हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट्स हैं, जिनमें से कौन से वाला सिलेक्ट किया करते थे। आपको FY1 में ये बताया जाता है कि देखें जी, पोस्ट टैक्स जो है इसमें तो टैक्स के बाद की चीज़ें आप अज्यूम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जबकि टैक्स तो हमारे हाथ में ही नहीं है। इसलिए रेट कौन सा उठाएंगे, प्री टैक्स। रेट कौन सा उठाएंगे, प्री टैक्स, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल लग रहा है। कोई नहीं, टाइमलाइन बनाते हैं, देखी जासी मैक्सिमम क्या होगा जी। 2018, 2019, 20, 21, 22, जो साल लिखे हैं बता देना, 23, 24, बस 25, 26, 27 और दसो। ऐसे ही लिखता गया, मैं जज्बाती हो गया, लिख दिया मैंने बस। अब क्या हो सकता है, लो। अच्छा, अब हाँ लैंड भी लानी सी पाए ना, लिखते गए हो तुसी, पै गया ना तुहानू वक्त जी। अच्छा, अब जी हम इस वक्त मौजूद हैं 18 के एंड पे, तो बोलो कि 19 के एंड पे। हम इस वक्त मौजूद हैं 19 के एंड पे बेटा, जहाँ हमने नोट बनाना है, ठीक है। लेकिन ये एसेट हमने लिया था 18 में, अब मिल कहीं से नहीं रहा। 18 में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाया था, कैपिटलाइज हुआ था, कितनी अमाउंट थी, कैपिटलाइज अमाउंट नहीं मिल रही मुझे। खुदा का खौफ करो, उत्ते की लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिज़ाइन लिखा तो हुआ है 31 दिसंबर 18 पे। अगर ये कॉस्ट नज़र आ रही है तो मतलब यही तो वो 18 वाली कॉस्ट है जो कैपिटलाइज हुई थी। पता नहीं, एरोप्लेन्स। अच्छा जी, तो 750, ठीक है। 750 पर आपने इसको क्या किया, ये 18 वाले साल में 750 का ये कैपिटलाइज हुआ। अब आप कहोगे पहले दिन क्यों ले लिया, भाई अमोर्टाइजेशन पर्पस के लिए तो हम पहले दिन से अज्यूम करते हैं इसको, सवाल खामोश है तो साल का पहला दिन ही अज्यूम करेंगे। अब यहीं पर उसने लाइफ भी बता दी 10 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 7.5 को तकसीम करेंगे 10 से, तो आपके पास जो 75 रुपये की अमोर्टाइजेशन आएगी वो माइनस करके आपका एसेट कितनी बुक वैल्यू शो कर रहा होगा 31/18 पे, 675। अच्छा, अब हम इस वक्त इधर मौजूद हैं, ये वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये वर्किंग तो हुई पड़ी है, ये देखो, ठीक है। तो हमारी बुक वैल्यू इस वक्त 675 है और कंपटीशन स्टार्ट हो गया जी। अब कंपटीशन स्टार्ट हुआ है ना जी, तो अब हमने सबसे पहले देखो, उसने कैश फ्लोज जो बताए हैं वो ये, और वो कहता है कैश फ्लोज हैं जी 20 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं और 25 ऑनवर्ड कोई कैश फ्लो नहीं है। अच्छा सॉरी यार, वैसे ही मैंने लिख दिया ज़रा जज्बात में आके, ठीक है। तो ऑनवर्ड्स कोई कैश फ्लो नहीं है। अब कैश फ्लो तो रह गए बस ये। अब कैश फ्लोज यहाँ से शुरू हो रहे हैं 20। अच्छा, जब कैश फ्लो के बारे में नहीं बताता तो क्या कहा हुआ है आपको, साल का आखिरी दिन अज्यूम करते हैं ना हम। अब कैश फ्लोज पड़े हैं 20 के एंड से ऑनवर्ड्स, जबकि एसेट हमारा अभी खड़ा है 1 जनवरी 19 पर। अब दो में से एक काम करना है, या तो एसेट को उठा के आगे ले जाएं या इस प्रेजेंट वैल्यू को उठा करके यानी इन कैश फ्लोज को इधर लाएं और इधर से फिर इधर ले आएं। क्या बेहतर लगता है? बिल्कुल गलत बेहतर लगता है आपको कि कैश फ्लो को वापस लाएं, क्योंकि बेटा क्या पता ये जो उन्होंने डिस्काउंट रेट दिया है वो हो ही इसी साल से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल। आपको कैसे ये बात पता कि ये 19 वाले साल के लिए भी यही डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होगा कि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते इसको पीछे ले आऊँ?
क्लियर नहीं है ना ये बात? ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है, एसिड तो डेप्रिशिएट होने ही होने। और बोलो, तो एसिड को डेप्रिशिएट करके एसिड को ले आओ 31 दिसंबर 19 पे, और फिर ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज तो इधर आ ही जाएंगे 31 दिसंबर 19 पे। बुक वैल्यू, अच्छा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कहीं नजर नहीं आई, तो आपने ये भी FAR 1 नहीं पढ़ा था कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ना हो तो वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज तो है हमारे पास, तो उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर खड़े होकर सारे काम होने लगे हैं 31 दिसंबर 2019 पे। उसकी वजह क्या है? इसी दिन की तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 पे खड़े हैं हम। इसी दिन हमें क्या चाहिए? इसी दिन हमें क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू कह लो, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। और वो कितनी है जी? 675। इसी नहीं, सॉरी, हम यूँ कर लेते हैं ना, कैरिंग अमाउंट हम दोबारा निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी इधर कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 750। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें, बोलो निकालो जी, निकालो अक्यूमुलेशन। 750 बटा 10 इंटू यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19, कितने साल गुजर गए? तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैरिंग अमाउंट आपकी निकल चुकी है 31 दिसंबर 2019 की। कौन सा एस्टीमेट चेंज हुआ? बोलो जी। कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट 10 साल लाइफ थी, रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल। ओके, नाउ रिमेनिंग लाइफ 8 साल थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 रहती थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कर कुछ नहीं सकते। वो कह रहे कैश फ्लो तक, इसका मतलब है कि इसकी अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 31 दिसंबर 19 के बाद की कहानी है ना। ठीक है, 31 दिसंबर 19 तक तो एसिड को लेके आओ। उस दिन खड़े होकर हम कह रहे हैं कि यार अब तो है ना फ्यूचर के अंदर इसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो 8 साल रहेगी। चलो खैर, चलाओ तो सही इसको, ज़रा चलाओ तो सही। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 675 से। हाँ, आप कहते हो जी ये इस दिन जो हमें पता लगा है, इस दिन के रिमेनिंग लाइफ इज नाउ, रिमेनिंग लाइफ हैज़ चेंज्ड फ्रॉम इस दिन कितनी थी रिमेनिंग लाइफ? 8 साल थी ना, टू 6 साल। तो फिर अब ये 6 साल वाली लाइफ एप्लीकेबल करनी पड़ेगी हमें साल के। इसका मतलब सॉरी, ये काम तो नहीं हो सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 75 की डेप्रीसिएशन अब नहीं कर सकते माइनस, क्योंकि आपका एस्टीमेट चेंज हो गया है। और एस्टीमेट चेंज जब होता है तो उसको साल के पहले दिन से एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, तो फिर वैसे ज़रा बताओ डेप्रीसिएशन आएगी कितनी? ये जैसे डेप्रिसिएशन आपने निकाली थी 750, ऐसे ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? जब एस्टीमेट चेंज होता है, तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज, ये इस दिन ले आया ना, चेंज इन एस्टीमेट को उठा के इस दिन ले आया, ऐसे ही है। बुक वैल्यू डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? तो आंसर क्या आ गया? 113 कर लूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो, इतना रश पै गया अगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 31 दिसंबर पे क्या बन जाएगा? 750 में से 75 तो माइनस हुआ ही था, माइनस 113 करो, आंसर बताओ। 562। बात समझ आई है? ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे कि 675 में से माइनस कर देते आगे। बहरहाल वर्किंग जैसे भी कर लें, आपने 562 पे आना है। ठीक है, इकट्ठी भी कर सकते हैं वर्किंग, इसकी भी कर सकते हैं। मतलब 675 से शुरू करें और उसमें से माइनस करके ये वर्किंग शो कर देंगे, तब भी आप बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। वो मैंने ज़रा निकाल ली थी तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी। बेटा असल में ओरिजिनल लाइफ थी 10 साल और ये हमने कैपिटलाइज किया था 18 में। इसका मतलब 18 में इसकी लाइफ 10 साल थी। 1 साल 18 में गुजर गया, 1 साल 19 में गुजर गया, और वो कह रहा है QL हैज़ एस्टिमेटेड फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज। अब आगे जो अब सवाल के अंदर थोड़ी देखा जाए ना, ज्यादती की है उसने, 19 से ही रखता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं।
तो 20 से उसने बताया कि जी इन्होंने एस्टिमेट किया है, ठीक है, कि एक कंपटीशन आगे एस्टिमेट किया है फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द आउटपुट, और 20 से ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो इसका मतलब 20 से ऑनवर्ड्स वो क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है 20 1 2 3 4 5, ये 5 साल कैश फ्लोज वाले हैं, 25 ऑनवर्ड्स कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये तो 20 से गिन रहे हैं ना। असल में तो हमारे सवाल के अंदर देखा जाए तो हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 19 पे, तो अगर 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर उसको लग रहा है उसकी वर्किंग के मुताबिक कि कितने साल लाइफ है, 5 साल, तो इसको जब पीछे लाएंगे तो ये 1 साल ऐड ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये है जनाब, यहाँ पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, यहाँ पे खड़े होकर बस यही मसला था मेरे ख्याल में इसमें, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्या है जी रिमेनिंग लाइफ, लेकिन जब इसको इधर लेके जाना है तो ये क्या बन जाएगी, जाहिर सी बात है लाइफ है ना ईयर एंड के ऊपर। ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने +1 करना होता है। अगर रेजल वैल्यू चेंज हो कोई मसला नहीं होता, स्टार्ट से अप्लाई कर देते हैं, मेथड चेंज हो कोई मसला नहीं होता, स्टार्ट से अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यूज़फुल लाइफ अगर तो वो यूँ लिखता ड्यूरिंग 20 ये चेंज हुई है तो फिर 20 के स्टार्ट से ही अज्यूम कर देते उतनी ही, ठीक है, या यकम जनवरी पे ही कह देता। जालिम ने क्या किया, 31 दिसंबर पे खड़े होकर करवाया 5 साल, तो हमने जब इसको 20 के स्टार्ट में लाना है तो वो क्या रह जाएगी 6 साल। तो ये 6 साल रिमेनिंग लाइफ है 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर इस दिन से एस्टिमेट चेंज करवाया हमने, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट आ गई। उसके बाद अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको पता है वैल्यू इन यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही वैल्यू इन यूज़ निकाल दूँ, क्या ख्याल है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, याद है कुछ, रिकवरेबल अमाउंट इज रिवाइज करवाया था, इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि कोई नहीं है, और वैल्यू इन यूज़ जो कि हम निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू इन यूज़ लिख दूँ, रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज़ लिख दूँ को मसला। अब कैश फ्लोज पकड़ो, कैश फ्लोज सेम है, ओ सेम नहीं है तो फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, हर एक कैश फ्लो को अलग अलग आपको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी, डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितने दिन कितने साल पीछे लाओगे, 1, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कैश फ्लो है 170, ये 2 साल दूर पड़ा है। उसके बाद प्लस जी तीसरा 140, ये 3 साल पीछे पड़ा है। उसके बाद 100, 4 साल दूर है। उसके बाद 80, 1.12, ये 5 साल दूर है, ठीक है जी। जी हाँ कर देता हूँ। जी फरमाइए। असल में आपका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो लो, असल में तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ही होती है, लेकिन बस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल है नहीं, वैल्यू इन यूज़ है सिर्फ, तो वही रिकवरेबल अमाउंट ले ली। कितना, अब भाईजान ये तो इम्पेयर हो गया, कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है जी 40। चलो अब इस सारी कहानी को नोट में देखेंगे, पहले ज़बानी। ओ आधा घंटा रह गया, बस खत्म खत्म खत्म, 1 मिनट 1 मिनट। सबसे पहले नोट के अंदर कॉस्ट आएगी 1 कितनी थी 750 ओपनिंग कॉस्ट आ गई, और 75 हमारे 19 वाले साल की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ गई। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 113 की वर्किंग शो करोगे छोटू सी, और उसके बाद इम्पेयरमेंट की भी वर्किंग करके वो भी शो करोगे, और आपका एसेट इंशाल्लाह 514 पे आ जाएगा। कैसे, ऐसे हैं? सोल्यूशन देख लेना यार आप तो इधर भी उसने यही खोल दिया बदतमीज ने, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, पिक्चर लें जी, पिक्चर लें, पिक्चर लें जी, पिक्चर लें। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद है जनाब
ऑन यकम जनवरी 19 QL एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ERP। रिप्लेस यानी पुराना डिस्पोज हो जाएगा, नया सिंपल ऐड होगा। ठीक है जी, ओके। विद अ न्यू सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 360 million। According to the agreement, 40% payment was made on signing of contract, while remaining amount will be paid on the entire cost of project was financed through a running finance from Honehar Bank at markup of 15। Software became operational in Yakam November 19। QL expect to use it for a period of 9 years। Existing ERP will be continued till। भाई इस पर कोई एतराज़ है आप? वो अक्सर ही ऐसा होता है कि वो मिरर चलाते हैं कुछ अरसा बैकअप के तौर पे, पुराना ERP चलने देंगे कि नया कोई डाउन हो गया, गड़बड़ हो गई तो ये ना हो कि हमारे पास कुछ हो ही ना, इसलिए दोनों पैरेलल चलाएंगे। ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पुराने का डिस्पोजल नहीं, सिर्फ नए के एडिशन को रिकॉर्ड करना है हमने, और नए का एडिशन रिकॉर्ड होना है एट कॉस्ट, और कॉस्ट में सिर्फ एसिड के पैसे नहीं, बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड करने हैं। इतनी सी बात थी। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2, ये मेरी वन बस जैसी भी होगी, अब माजरत समझाते समझाते वर्किंग हो गई। ठीक है, वर्किंग नंबर 2 मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए जी? कॉस्ट ऑफ न्यू ERP। अच्छा चलो जी, अब इसकी कॉस्ट में होता है जी परचेज प्राइस, और बाकी बस और सवाल में गिवन ही कुछ नहीं सिवाय इसके कि बोरिंग कॉस्ट हम निकाल लें। अब लड़ाई पड़ती है आकर अगली कि कॉस्ट तो थी 360 मिलियन। ठीक है, इस 360 मिलियन का 40% इसके बारे में क्या कहा जा रहा है जी? कितना बनता है वैसे? ये 144 कब पे करना है? तो ये कब है? यकम जनवरी 19 पे। उसके बाद रिमेनिंग विल बी पेड ऑन 31 मई 19। तो 60% कितना जी? 1216। और ये जनाब आ गया, बोलें किस दिन? यकम मई 19। ठीक है, 31 मई 19। ठीक है जी। अच्छा, अब एसेट किस दिन समझे रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है जी? किस दिन? द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम नवंबर 2019। ठीक है, अब मेरा सवाल, एसेट तो चलो सारे का सारा आप 360 पे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं ना। और बोलो, एसेट तो 360 पे रिकॉर्ड होगा ना। कुछ एडवांस गया, जब एडवांस पे किया होगा आपने उस वक्त एंट्री की होगी एडवांस फॉर न्यू ERP डेबिट कैश क्रेडिट, और जब वो ERP आ गया होगा तो आपने उस एडवांस को क्रेडिट करके और मज़ीद कैश जो पे किया वो क्रेडिट करके ERP की कॉस्ट 360 से डेबिट कर दी होगी। चाहे वो वर्क इन प्रोसेस रहा 2 महीने और, पर चला तो गया ना, इंटेंजिबल तो बन गया ना, इन प्रोग्रेस सही। ठीक है, तो 360 तो इसकी कॉस्ट बन गई। मसला आता है बोरिंग कॉस्ट का। अब अगर तो स्पेसिफिक लोन हुआ तो हम लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पकड़ेंगे और इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और मंथ्स से मल्टीप्लाई करेंगे जितना अरसा, ये कमेंसमेंट और सीजेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा। और अगर ये जनरल लोन हुआ तो फिर अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे, रेट पकड़ेंगे और पेमेंट की डेट से जिस दिन काम कंप्लीट हुआ उस दिन तक की एक्सपेंस कैपिटलाइज करेंगे। अब आओ ज़रा सवाल को देखते हैं, कौन सा है? अरे मशहूर ज़माना रनिंग फाइनेंस। द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू अ रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनेहार बैंक एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, तो ये तो जनरल लोन है। तो जनरल लोन है तो भाई पेमेंट की डेट और पेमेंट की अमाउंट, पेमेंट की डेट, पेमेंट की अमाउंट, कोई मसला? अब बोलो, पेमेंट की डेट क्या है? 144 अमाउंट है, 144 अमाउंट है ना जी, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 15%। अब डेट है यकम जनवरी 19। अब मुझे बताओ कब ये ऑपरेशनल हो गया? इसका मतलब 31 अक्टूबर तक इस पे काम चलता रहा, तो वर्क कंप्लीटेड किस दिन आ रहा है? अच्छा, ये ना कहना कि यकम मई को
रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन 31 मई। हमें इससे क्या, हमारा ऑपरेशनल कब हो रहा है, या कम शायद इस दिन वो लोग आ गए होंगे, काम शुरू हो गए, काम खत्म तो इसी दिन हो रहा है जिस दिन ऑपरेशनल बन रहा है, ठीक है। तो फिर डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक सीजेशन होती है। सीजेशन कब होगी, जब वर्क कंप्लीट हो जाए, और वो है यकम नवंबर, कह सकते हैं 31 अक्टूबर, ठीक है। तो कितने मंथ्स प्लस दूसरी पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन की आपने 31 मई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने मंथ्स, तो 216 15% इंटू 5/12 जी 31.5, और ग्रैंड टोटल क्या बन गया 390। इसको आप कर लोगे कैपिटलाइज, और फिर उसने क्या कहा है 9 महीने इसको इस्तेमाल करने का 9 साल इस्तेमाल करने का सोचा है, तो 9 साल से डिवाइड करेंगे, पूरे साल का अमोर्टाइजेशन आ गया, और फिर इस साल में सिर्फ नवंबर और दिसंबर, ठीक है, हो जाएगा। और आखिरी क्या है, आखिरी तो हो ही गया होगा बेटा जी, आखिरी तो हो गया होगा, QL एक्वायर्ड लाइसेंस 600 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ, बता दें, ये भी नहीं हुआ था, ये तो हो गया था, पूरा कर लेना इसको, तुमने सवाल ही नहीं किया असल में, तुम सवाल कर लेना आज जाके, ठीक है। पढ़ देता हूँ जी फिर। ऑन यकम जनवरी 19 QL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 600 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल। QL मेड इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 मिलियन and remaining amount will be paid in 2 equal installments on यकम जनवरी एंड 20 and 21। ओए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, आपसे कैसे हो गया, कैश प्राइस इक्वलेंट टू, अच्छा सारा रोला मुकाता हूँ, ये असल में समझ आएगी आपको जाकर IFRS 15 में प्रॉपरली। असल में आप कोई चीज़ खरीदने जाएं किसी से, या आप किसी को कोई चीज़ बेचें, और जो डिलीवरी और कैश है इसमें 1 साल से ज़्यादा का अरसा पड़ जाए, तो IFRS 15 जो है वो इसमें कहता है कि ये कोई आम ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कोई आम ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो सेब है, माल्टा है, पर आम ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। क्या मतलब ये कहता है ना, मिसाल के तौर पे आप अगर सेलर हैं तो आपने आज आपने गाड़ी बेच दी, और सेलर कस्टमर को कहा कि 2 साल बाद पैसे दे देना आके। अब आज अगर वो कस्टमर कैश पे गाड़ी खरीदता तो उसको 100 रुपये की मिलनी थी, आपसे वो 2 साल के उधार पे लेके जा रहा है, तो आप उससे 150 रुपये 2 साल बाद ले रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड कहता है ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। बेचने वाले, तुमने सिर्फ गाड़ी बेचकर पैसे नहीं कमाए, बल्कि लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है। तो फिर IFRS 15 इसको अलग करवाता है, एंट्री सीखेंगे वहाँ पे जाके एंड ऑफ द सेशन में, जब सबसे आखिर में ये चल रहा होगा। सबसे पहला काम ही यही करते हैं वहाँ पे जाके, पहले दूसरे लेक्चर में यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बेचने वाले ने अगर सिर्फ एसेट के पैसे नहीं लिए बल्कि साथ इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है, तो खरीदने वाला भी तो ऐसा ही है। खरीदने वाले ने भी सिर्फ एसेट नहीं खरीदा, बल्कि एसेट की पेमेंट उधार पे खरीदा, लेट पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो असूली बात है वो ये है कि जो फ्यूचर में पेमेंट, अच्छा चलो हम बात करते हैं अपने सवाल के हिसाब से कि हमने एसेट खरीदा, कुछ पैसे आज दे दिए, कुछ 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इसको मानने को तैयार ही नहीं है कि आपने सिर्फ एसेट के पैसे देने हैं ओवर द लाइफ। स्टैंडर्ड ने कहा आप ये बताओ, इस साल वाले पैसे, अगले साल 1 साल बाद वाले, और उससे 1 साल बाद वाले जो पैसे, इनकी भी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो ये है वो कैश प्राइस जो कि इक्विवेलेंट है। अगर आज बाहर से कोई खरीदने जाए कैश में यही वाला एसेट, तो उसको 520 में मिलना है, ठीक है। और बात समझ आई है। तो बेसिकली वो ये काम आपसे आगे चलोगे ना करवाया करेगा। यकम जनवरी 19 पे आपने इंटेंजिबल लिया है जी, और उसके कितने पैसे दे दिए आज, कोई दिए या कोई नहीं दिए, 140 कितना बन है 600 का लाइसेंस एक्वायर के 600 का, जिसमें से इनिशियल पेमेंट 100 हो गई, ठीक है जी, डन 100। नेक्स्ट
रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 500 बटा 2 कर दें, 250 और 250, ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि आज खड़े होकर हमारे इस एसेट की कॉस्ट क्या है ये नहीं पता हमें, ये निकाला करेंगे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, ये एक कैश प्राइस इक्विवेलेंट होती है। लेकिन उसने मेहरबानी क्या कर दी, उसने कॉस्ट खुद बता दी। पढ़ो ज़रा, कैश प्राइस इक्विवेलेंट टू द लाइसेंसेस, और नज़र आ रहा है क्या कि आपने अगर आज कैश पे करके ख़रीदा होता ये एसेट तो 520 का मिलना था, अगर आप इसको उधार कर रहे हैं तो 600 मिलियन का मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस है 80 रुपये का, वो क्या है, इंटरेस्ट। वो क्या है, अगर आप बायर हैं तो आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब आपने एसेट को 520 से ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना है, इसकी स्टैंडर्ड इजाज़त नहीं देते, ठीक है, बल्कि आपने इसको इस पर रिकॉर्ड कर लेना और साल के एंड पर आपने फिर इंटरेस्ट इसकी अनवाइंडिंग करनी होती है, यानी कि ये सारा कुछ आप इधर लाकर आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी ये 560 की जो वैल्यू है इसको फिर आप ग्रो कराएंगे, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा, इस सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा, यहाँ तक कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये 600 रुपया बन जाएगा, इंटरेस्ट ऐड होगा इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, पेएबल, ये क्या है, ये पेएबल है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट होता जाएगा, ये लोन बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि 600 होगा और 600 फिर पे हो जाएगा, या जो भी किस्तों में पे होना है किस्तों में, ये सब करेंगे इंशाल्लाह। IFRS 15 पे 15-16 दिन लगाते हैं ये, वहाँ पर इसके अंदर आपने जब PhD करनी है इस सारे काम के अंदर, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ें, हमारा काम बन गया, ठीक है जी, हमारा काम ये हो गया कि हमें आज की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। जुम्मा भी था ज़ालमो, आज आप लोगों ने भी पढ़ाने नहीं दिया, ठीक है। अब 560 के ऊपर आपने एसेट रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। ये किस पे, ये क्या है जी, इसकी कॉस्ट, ये क्या है जी इसकी, जिसकी आप एंट्री पास करोगे, इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश या पेएबल जो भी क्रेडिट करना है, उससे मुझे क्या, मुझे तो फिलहाल PP का इंटेंजिबल का नोट बनाना है ना, तो मुझे सिर्फ ये 560 ही चाहिए, ठीक हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वो कहता है, और बाकी मैं जो कह रहा हूँ, बाकी जो इस साल के अंदर आप साल के एंड पे आपने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री करनी है ना, असल में जो पेएबल होता है ना, पेएबल यही पे होना होता है, तो यही ग्रो हो रहा होता है, तो इस पेएबल को ग्रो कराते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल इधर भी डेबिट हो सकता है, कैश क्रेडिट, मतलब एसेट ने अब दोबारा नहीं हिलना, हमारा काम तो एसेट से था, इसलिए सारी डिस्कशन को दफा करें, वक्त आने पे ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी सिर्फ 560 ले लिया हमने। अब कहता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 years एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ 15 million, QL इंटेंड्स टू रिन्यू इट एट द एंड ऑफ, मतलब ये कि यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ जो है, लीगल लाइफ वो तो आपने ऐड कर लेनी है ना, क्योंकि आपने तो उसकी इंटेंशन नहीं देखनी, आपने तो कहना है 5 साल इसकी ओरिजिनल लाइफ थी, 5 ऐड कर लो, एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, यूजफुल लाइफ के बारे में क्या हुक्म है जी, कि वो कहता है कि QL इंटेंड टू रिन्यू लाइसेंस एंड सेल इट एट द एंड ऑफ, मतलब वो सोच रहे हैं कि हमने इसको सिर्फ 8 साल तक इस्तेमाल करें, यूजफुल लाइफ आ गई, तो शॉर्टर पे आपने क्या कर लेना है, इसको डेप्रिशिएट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट QL हैज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, इन द एब्सेंस ऑफ एनी, ये तो नहीं हो सकता, वुड बी 80 and 60 एट द एंड ऑफ 8, ना जी ना, अगर एब्सेंस है तो कोई कमिटमेंट होती, रेजिडुअल वैल्यू केस में 2 सूरतें थी, एक्टिव मार्केट हो, नहीं है तो दोनों ही नहीं है ना, तो फिर इसको इग्नोर करना, ठीक है। हुनते कर लोगे, बड़ी मेहरबानी, आ जाओ, जो भी हो आज ये होगा, ये तो होगा जी, कल भी करेंगे इंशाल्लाह, परसों भी करेंगे, आज लाजमी करेंगे। चुप है, चुप, मैंने ना ये खाल दे देनी इस तरह से, ये बेसिकली खाल नहीं है, ये ऊन उधड़ रही है, ओके। अच्छा, IAS 41 नाम है इसका, एग्रीकल्चर। मैंने कहा सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड आज पढ़ते हैं, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल पड़ा है और कुव्वतें जो हैं वो इस वक्त, पता है आपको, बैटरियां जो हैं वो चार्जिंग जो है वो उनकी स्लोअर साइड पे आ गई है, तो सबसे इंटरेस्टिंग काम करेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा, मज़े मज़े में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड जो है
वो बहुत सारी बातें करता है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत एक दो बातें करके ज़रा फिलहाल गुजारा करके एक सवाल करा के ही जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड, गाय, भेड़, बकरी, इनसे आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, गाय से दूध, भेड़ से ऊन, बकरी से गोश्त। अच्छा, भेड़ से भी गोश्त आ सकता है, लेकिन नॉर्मली लोग उसको ऊन के लिए रखते हैं। ऊन क्या होता है? तुम मार्स से आए हो, ऊन क्या होता है? वो जेड़े मोने लै जाते ने वो होंदी है ऊन। अच्छा जी, और एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स भी आ जाया करते हैं अल्लाह के ख़जानों से, जैसे गाय का बछड़ा, बिछड़ा नहीं, बिछड़ा कुछ ज़्यादा बिछड़ा बछड़ा, और भेड़ का भेड़िया, मेमा, और बकरी का भी मेमा। पता नहीं इनका डिफरेंट होता है थोड़ा सा, चलो खैर। अच्छा जी, अब असल में हम तो इसको कहते हैं लेला। अच्छा, तो लिखने में लैला लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिखता, इसलिए भाई मेमा ही ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे नहीं है कि ये बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर आपके प्लांट्स नहीं आएंगे, पर आज टाइम ज़रा कम है, बाकी इंशाल्लाह बहस मुबाहिसा बाद में, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड से आती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स भी आ जाया करते हैं, ठीक है। हमें अकाउंटिंग सिखाएगा इनकी IAS 41। आपने भी कभी सोचा था कि घर पे जो गांव जो पेंडू लोग हैं, मेरी तरह के, वो डेरा जात पे देखते होंगे लोगों ने गाय भैंस बांधी हुई है, आप भी कहते होंगे यार इन पे भी स्टैंडर्ड लग सकता है, स्टैंडर्ड तो उन पे भी लग सकता है। हाँ, वो लगाएं या ना लगाएं, थोड़े छोटे लेवल के बिज़नेस को क्या ज़रूरत है 4-5 गाय वाले को। ये तो जैसे जैसे बिज़नेस बड़ा होता है तो रिक्वायरमेंट्स तो वहाँ पर आती हैं, जब और लोग इन्वॉल्व होंगे, जब कंपनीज बनेंगी, जब लिस्टिंग्स होंगी, तो फिर ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं ना, ठीक है। तो बहरहाल सीखें आप, अप्लाई बेशक करिएगा घर पे। बेसिकली ना ये भाग गई मुझसे, मैं भी पकड़ नहीं लगा था इसके कान से। मैं कहने लगा था ये बायोलॉजिकल एसिड है, ठीक है। ये लिविंग एनिमल है, लिविंग प्लांट भी बायोलॉजिकल एसिड है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली भाईजान यहाँ से जो है वो इसकी ऊन उतार रहे हैं, शियरिंग ऑफ वूल इसको कहते हैं जी, वूल शियर करना, हार्वेस्ट करना, ठीक है। आप लोगों ने ना हार्वेस्टिंग के नाम को मखसूस किया हुआ है सिर्फ फसलों की कटाई से, ऐसा नहीं है। अगर मैंने भेड़ रखी हुई है ऊन के लिए तो उसकी हार्वेस्टिंग है ये, और अगर मैंने बकरियां रखी हुई हैं गोश्त के लिए तो उनका ज़बह करना उनकी हार्वेस्टिंग है, और अगर मैंने गाय रखी हुई है दूध के लिए तो उसका दूध निकालना ये उसकी हार्वेस्टिंग है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग इज़ वेरी ब्रॉड टर्म IAS 41 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, कल डेफिनेशन होपफुली पढ़ेंगे, डिटैचमेंट ऑफ, अलग करना ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड, ये इसकी डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी, ठीक है। मिस्टर मेहनती, ऐसे नहीं, मेहनतें करनी पड़ती हैं बेटा, ऐसे काम नहीं है, आपके बड़ों ने बड़ी मेहनतें की हैं, ठीक है। आप आज यहाँ बैठे हैं ठंडी मशीनों के अंदर। तो मिस्टर मेहनती प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स, आप भी कर लें मेहनत। ही परचेज्ड 3-4 ईयर हैं, 3 या 4, 3-4, 34, 3-4, ओके, 3 भेडें 4-4 साल की उम्र वाली, 3 भेडें 4-4 साल की उम्र वाली, ओके अब समझ आया, थैंक यू। तो 3 4 ईयर ओल्ड शीप्स खरीदी हैं
मेहनती ने यकम जनवरी 18 पे फॉर 50,000 ईच, ठीक है जी। द कैरेज इन पेड वॉज 5,000 ईच। अब आज तक जितना, अच्छा ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ऊन, और इससे फिर ये फिनिश गुड्स बन रही हैं, ये IS 40 से बाहर निकल जाती है कहानी, ठीक है ना। ये IS 40 से बाहर है, IS 2 लगेगा इन पे जब बन जाएंगे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह बात। फिलहाल आज तक जो आपने पढ़ रखा है उसके मुताबिक जब आप घर आएंगे तो आपसे आपके अब्बा जी पूछेंगे, हाँ भाई क्या खरीद के लाए? आपने कहा जी 3 भेड़ें मिली हैं अब्बा जी। कितने की पड़ी? आपने कहा जी 50,000। आपने दिमाग में आप सोचा 50,000 जमा 5,000, ये हो गया 155 में पड़ी इंटू 3, कितना बन गया जी? 165,000। अब पुराने कनॉलेज के मुताबिक तो आप ठीक है PPE नहीं लिखोगे, इसको बायोलॉजिकल एसिड लिखोगे, इसको इस पर रिकॉर्ड करने ही लगे थे। क्या IS 41 ने आगे बढ़ के आपका हाथ पकड़ लिया? का नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। ये वाला स्टैंडर्ड जो है, ये जिंदा जानवरों वाला, ये इनिशियल मेजरमेंट के वक्त बायोलॉजिकल एसिड को इस पे रिकॉर्ड नहीं होने देता। ये पुरानी बात है, बल्कि ये कहता है बायोलॉजिकल एसिड को रिकॉर्ड करो एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। किस पे रिकॉर्ड करो जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब पहले दिन ही, हाँ जी हाँ जी, पहले दिन ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करो। ये जनाब असूल है। अच्छा पहले दिन ही नहीं, ये स्टैंडर्ड बड़ा जालिम है। ये इन भेड़ बकरियों को हर वक्त ही इस पर रखवाता है। वो कहता है जब पहले दिन खरीद के लाओ तब भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे, आगे चल के ये बच्चे दे दे तो जिस दिन वो बच्चे पैदा हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे, ईयर एंड पे ये मौजूद है आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। आपके इस बायोलॉजिकल एसिड ने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे दिया तो जिस वक्त हार्वेस्ट करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ कि बायोलॉजिकल एसिड किस पे रखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ 165 भी इररेलेवेंट नहीं है, 165 आपका कैश आउटफ्लो है। क्या है जी? ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। ये कैश तो है लेकिन ये इंटेंजिबल की इंटेंजिबल, ये बायोलॉजिकल एसिड की कॉस्ट नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड की इनिशियल रिकग्निशन उसी तरह से फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हों, कॉस्ट या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, एक फेयर वैल्यू बीच में ऐड की स्टैंडर्ड ने, ठीक है, और कंट्रोल में हो, वो पढ़ाऊंगा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। जब मीट हो जाए तो फिर रिकॉर्ड करो। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करोगे? एट कॉस्ट 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 कॉस्ट, आज तक सुनते आए, आज पहली बार आया एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना है। अब फेयर वैल्यू कितनी है? अच्छा अब अब्बा जी को पता नहीं ये बात समझ आए या ना आए, आपको नहीं आ रही थी तो समझ आपको समझानी है, ठीक है, फिर आपने बाद में उनको समझाना है, ठीक है, ओके। और अगर उनको ना इस बात की समझ आए तो कहना ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके लिए अलग हिसाब रखना, आप अपनी अकाउंटिंग अलग रखना, ठीक है। हाँ ये ना उनको समझाने की कोशिश करो, ओके। द कैरेज इन वॉज पेड 5,000। अब ये कैरेज इन है, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, ये कॉस्ट टू सेल, ये तो कॉस्ट टू बाय होगा ना एक तरह से, हम कैरेज लगाकर इधर लाए, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कहता है if entity sells them today it would be charged with sale commission of 2% on sale and government levy of 1% on sale। मतलब अगर आज बेचने जाएं तो ये कॉस्ट टू सेल इस पर पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने जो एंट्री करनी थी उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो मैंने यहाँ पर लिखा परचेज के वक्त, मुझे परचेज के वक्त मुसीबत जो पड़ी है वो क्या पड़ी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये ख़रीद कर लाया 3 भेड़ें, ठीक है। तो फेयर वैल्यू है इनकी 3 × 50। अब आप कहोगे कॉस्ट टू सेल के अंदर हम तो ये सोच रहे हैं कि जो इस लोडर पे रख कर लाए हैं मंडी से उस पर वापस भी ले जाना पड़ेगा, तो ये नहीं लेना। ये कैरेज जो पड़ा था फ्रेट कैरेज, ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना ये फिर किसी वक्त बताऊंगा, आज टाइम नहीं है, ठीक है, कल ही बताऊंगा, बल्कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि क्यों स्टैंडर्ड्स इसको नहीं लेते एज अ कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल छोड़ो, बस एक सवाल गुजारना है मैंने आज, जो भी हो जाए, ठीक है। हाँ एक दफ़ा एंट्रीज ऐसे आपके सामने से गुजर जाएं, दैट्स इट, ओके। अच्छा इस दफ़ा 8 नंबर का सवाल आया इसमें से, इजी लेने वालों? हाँ जी जी, इस दफ़ा नहीं आएगा, यही सोच के जाओगे तो दोबारा आएगा। अच्छा तो 50,000
इंटू 3, फेयर वैल्यू आ गई। फेयर वैल्यू 50,000 इंटू 3 कितना आता है जी? 1,50,000। ठीक है, इसमें से लेस क्या करना है हमने, थोड़ा बड़े होंगे ना अब 1-2 दिन बाद, तो हम इसको ब्रैकेट में ही किया करेंगे, यहां करने की जरूरत ही कोई नहीं। फिलहाल तो पहला दिन है, क्या करें। ठीक है, अगर बेचने जाएं आज तो सेल कमीशन देना पड़ेगा 2% ऑफ सेल और गवर्नमेंट लेवी 1% ऑन, तो कमीशन एट द रेट ऑफ 2% है। कितना बनता है इसका 2% लो, 150,000 का जी, कितना 3,000, और लेवी, गवर्नमेंट की लेवी कितने परसेंट है? 1500। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आ गई? 1500 आएगी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई? 1। ठीक है जी, ये जनाब आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो 1 जनवरी 2000 क्या है, बोलोगे? डेट नहीं लिखी? 18। 1 जनवरी 2018 पर बायोलॉजिकल एसिड डेबिट वर्किंग 1 से 1,45,500 बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, और एक लाइन छोड़कर कैश क्रेडिट होना है। अब कैश में आपने एक्चुअल आउटफ्लो लेना है। ठीक है, वो एक्चुअल आउटफ्लो क्या है जी? 50,000 एक पर लगा, जमा 5,000 उसको लाने में लगा, इंटू 3। ठीक है जी, तो हाँ एक मिनट 50,000 जमा 5,000 इंटू 3, आंसर इज 165,000। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? कितना? 19। लो जी, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि कोई एसेट खरीदते ही लॉस आ गया, और ये इसमें हुआ करेगा। ठीक है, खरीदने जाओगे जब बायोलॉजिकल एसेट, तो चूंकि बेटा हमने आज ही इसको किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू। ये कल मैं दोबारा घर से लिख के लाऊंगा, ये सवाल दोबारा आराम से भी करवाऊंगा, बट एक बार मैंने नहीं करवाना था। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ऑफिशियली किक ऑफ हो चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह मेमा, देखो भाई पेडू ऑन 30 जून 13 a new baby lamb additional biological acid was born having fair value of rupees 4,000। मेमा आया ही था कि भाग जी। अब कॉस्ट टू सेल 500 है, क्या मतलब भाई? यही तो इस काम की खूबसूरती है, कर लो। देखो आते ही लैम्ब की फेयर वैल्यू है, अभी अगर बेचना चाहो तो आने वाले आके ले जाएंगे, जो आपने ये कजली नस्ल का लैम्ब रखा हुआ है ना। ठीक है, तो फेयर वैल्यू कितनी है इसकी पैदा होते ही, और कॉस्ट टू सेल भाई असूल तो वही है, चाहे खरीद के लाओ चाहे अल्लाह के खजानों से ये आया है, आपने इसको हमेशा रिकॉर्ड किस पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो किस दिन आया जी? या कम नहीं 30 पे। चलो जी, जलेबी ले आना, मिठाई ले आना जी। 30 जून 2018 पर जी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, अगेन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, पर यहीं पे कर लो। अब फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? कॉस्ट टू सेल, अच्छा 4, ये 4,000 है। 4,000 फेयर वैल्यू आ गई, और कॉस्ट टू सेल आ गई 500, तो ये फेयर वैल्यू है, ये कॉस्ट टू सेल मैंने कहा लिख दी। ठीक है, तो कितना आ गया जी? 3,500। अब कैश क्रेडिट, कैश जेब से निकाल के क्या है? बकरी के मुंह में दोगे? बेट के मुंह में दो, ये लो। कहां से आया ये? अल्लाह के खजानों से, तो ऊपर पैसे फेंकने की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको ये नाम दिया, अल्लाह के खजानों से आया, तो ये आते साथ ही गेन है। जैसे
आते साथ खरीदा था तो लॉस हुआ था, तो भाई इसकी खूबसूरती ये भी है कि आते साथ ही फिर गेन ही गेन। तो P&L क्रेडिट, बैलेंसिंग P&L में फेंक दो। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ जी? हो जी 25 दिसंबर पे वूल जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो शेयर की गई फ्रॉम मेच्योर शीप। जाहिर है अब उस बेचारे मेमे के क्या ऊपर ऊन आई होनी है, उसकी तो खाल ही उतर आएगी अगर आपने मशीन चलाई तो। बड़ी भेड़ों की बड़ी तो एडा हासा कि गल आ रही, हसन वाली गल अज है ही कोई नहीं, ठीक है। तो बड़ी भेड़ों की, कल आराम आराम से हंस के करेंगे। बड़ी भेड़ों की ऊन आपने उतारी, ठीक है, और उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? अब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने खुद ही दी हुई है, ठीक है। अब ये जो आपने ऊन किस दिन, 25 दिसंबर को छुट्टी थी ना, आपने कहा चलो ऊन उतार लेते हैं आज। मशीन आपने उठाई और ऊन उतार ली सारी मेच्योर शीप्स की जितनी भी थी। अब ये जो आप ऐसे करके मशीन चला रहे थे और ये जो ऊन आ रही थी, ये बायोलॉजिकल एसेट है? नहीं, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जी। हार्वेस्ट होगी ना, जब तक ऊपर मौजूद थी ना भाई, तब तक ये बायोलॉजिकल एसिड ही थी। मजे की बात, आम का दरख्त पता नहीं कौन सा होता है, वो बायोलॉजिकल एसिड है या नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। बियरर प्लांट कहते हैं उसको, खैर छोड़े। आम के दरख्त पे आम जब तक लगा हुआ है बायोलॉजिकल एसिड, जैसे ही आपने उसको ऐसे करके प्लक किया और छोड़ दिया ऊपर से नीचे, आपका छोटा भाई खड़ा ही टोकरी लेकर, ठीक है, तो वो उधर से जो आपने छोड़ा है तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही था, और जैसे ही वो आके आपके भाई के पास टोकरी में गिरा वो इन्वेंट्री बन चुका है। इसलिए ये थोड़ा सा मोमेंट है। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS 41 इस पे लगेगा, आम पे, वूल पे, माल्टे पे, सेब पे, जो भी हार्वेस्टिंग, दूध पे, गोश्त पे, हर उस चीज पे IS 41 सिर्फ उस लम्हे लगेगा जब वो हार्वेस्ट हो रहा है। तो शेयर किया वूल को आपने, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मशीन दूसरी हाथ वाली थक जाओगे, दूसरी मशीन रखो। अब पहले अभी तो थोड़ी भेड़े हैं, ज्यादा हो जाए तो फिर मशीन ले लेना, ठीक है ना। तो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आपने इसको जो शेयर की वूल, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। ये टोकरी में पहुंचने से पहले पहले उसी पॉइंट पे जैसे जैसे वो डिटैच हो रही थी, IS 41 उस पर अप्लाई हुआ और इसने उसको कहा ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और ये एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करनी है, और वही उसने दी हुई थी, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे क्या रिकॉर्ड किया आपने? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसका नाम क्या है जी? वूल। डेबिट कितने से? और इसके पैसे किसको? ये भेड़ के मुंह में, भेड़ को खिला दो पैसे, उसी ने वूल दी है, ये अल्लाह खजानों से आई है भाई। ये भी क्या है? तो P&L बैलेंसिंग फिगर। कभी देखो आपने दूध वाला भाई जो है, दूध गाय का निकाल के तो फिर पैसे जो है वो दूध क्या है वो उसके मुंह में दे रहा हो, ये तुम ले लो। अच्छा ठीक है, मानी बात में। अच्छा, लेकिन बेटा ये एक लम्हा है, देखो ये एंट्रियां मैंने 2 ही करनी है, बट ये है एक लम्हा। हमारा अकाउंटेंट देखो कितना तेज है, इधर से मशीन चल रही है, वूल शेयर हो रही है, वो ये एंट्री कर रहा है, और वूल के टोकरी में गिरते ही हमारे अकाउंटेंट ने कहा मैं दूसरी एंट्री कर चुका हूं, इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। इन्वेंट्री ऑफ वूल डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, यानी कि ये वैसे ही मैंने आर्जी तौर पे एक एंट्री थोड़ी देर के लिए लाई, और फिर अब इन्वेंट्री में जाते हो फिर दोबारा गेन नहीं रिकॉर्ड करना, वो तो हो गया ना रिकॉर्ड जो होना था। तो ये आया ये गया, लेकिन करना है, आया गया जरूर करना है, वरना IS 2 तो नहीं कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, IS 41 ही है जो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कहता है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल रिकॉर्ड करो, ठीक है, ओके। और उसके बाद 31 दिसंबर 2018 आया, और अब हमारे पास 3 बड़ी भेड़ें और एक छोटा मेमा मौजूद है। जो 1 साल का मेमा नहीं, जो एक मेमा है जिसकी अब उम्र कितनी हो गई है? 6 महीने, उसकी अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी है? यही तो मजे हैं इनके, खड़े खड़े बढ़ भी रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वैसे भी बढ़ रहे हैं, वैसे भी बढ़ रहे हैं, मौजे।
करो ये काम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक शीप है 5 साल वाली, उसकी 70,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कर दी उन्होंने ऑलरेडी, ये हो गई है, ठीक है। अब एक छोटी सी वर्किंग हम करेंगे, एक रेकंसिलिएशन बनाया करेंगे जी, ठीक है जी। इसमें हम लेंगे सबसे पहले ओपनिंग, हम कहेंगे जी ओपनिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा, हमने परचेज किया जो भी वो वर्किंग वन में नजर आ रहा है 140, ये क्या है, ये बेसिकली ना बेटा ये बायोलॉजिकल एसिड की वर्किंग है, जैसे वो हम पीपी की वर्किंग नहीं करते होते थे ऐसे ही 145,500। फिर न्यू बॉर्न आया, न्यू बॉर्न को किस पे रिकॉर्ड किया आपने 30,500। बस 2-3 लाइनें छोड़ दो, मैंने एक लाइन छोड़कर क्लोजिंग लिखो। अब क्लोजिंग डेट पर आपके पास कितनी मेच्योर शीप्स हो गई हैं, मेच्योर अभी भी 3 ही है, मेच्योर अभी भी 3 ही हैं, और हर एक की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है 70,000, ऐसा ही है, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, ऐसे नाम ना लेना, इसमें बस एक ही मॉडल है। इस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पे करनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और वही गिवन है सवाल के अंदर, रेडी स्टेडी एप्पल गो। एक ओल्ड शीप एक शीप ऑफ 5 इयर्स उम्र वाली जो है उसकी कितनी फेयर वैल्यू कॉस्ट हो गई है 70, तो हमारे पास कितनी पड़ी है, तो फिर ये टोटल क्या बन गया, जो भी बना, अभी रुक जाओ, एक मेमा भी तो है, जो आया था तो 3500 का था, माशाल्लाह माशाल्लाह पला है फूला है, और 12,000 की वैल्यू होगी। 6 महीने में वजन बढ़ाया इसने, कद काठ बढ़ाया इसने, महंगाई भी हो रही है साथ साथ, तो कितना, अब बताओ जी टोटल 2,22,000, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने क्लोजिंग पहले निकाल लिया है, अब मुझे बताओ क्या ये और ये बराबर है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर फेंको, कितनी आती है 70, ये है हमारा फेयर वैल्यू गेन, ये क्या है जी, बस इस सवाल को दोबारा आपने करना है, एंट्री पास कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, फेयर वैल्यू गेन भी पीएनएल के अंदर ही क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ये जनाब वर्किंग नंबर 2 से आपको मिल गया 73 है ना, ठीक है जी। ये बार बार बेशक कल मैं दोबारा ये सवाल लिख कर लाऊंगा, दोबारा डिस्कस करूंगा आराम सुकून से, ठीक है। ये फेयर वैल्यू पर उठाकर ले गए, अपने बायोलॉजिकल एसिड को फेयर वैल्यू पर उठाकर ले गए, ठीक है। तो वो इंटेंजिबल वाला क्वेश्चन पूरा कर लेना, थ्योरी पढ़ लेना, और ये सवाल दोबारा कर लेना, कोई थ्योरी इसकी नहीं पढ़नी, चैप्टर है ही नहीं समझे। तो हमने कब कहा 5 इयर्स की, सॉरी एक मिनट, हमारी इसमें से 3 साल की थी जब खरीदी थी, तो बेटा कितने साल की थी एक शीप, तो जब 1 साल गुजरा तो ये 4 की रह गई होगी, तो 5 ही होगी, मुझे लगा शायद पहले यहाँ पे 3 साल है तो ये 4 होनी चाहिए, ठीक है। 4 साल की थी तो 5 की होगी, और 6 महीने बाद मेमा आया था, तो वो 6 महीने गुजरने के बाद 6 महीने का ही है ना, ठीक, उम्र तो बढ़ रही है ना इनकी, ये कोई पीपी थोड़ा ही है कि इसकी एज वही रहेगी, ये तो बायोलॉजिकल एसिड है, यही तो मजे हैं, हाँ जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।